हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ड्रीम क्लासेस। आज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का फिर से। और ये आज का क्लास लेक्चर 3 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जिन्होंने 2 लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखने के बाद लेक्चर 3 जरूर देखेंगे, ठीक है। ऐसे लेक्चर 3 जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा कूलम्ब्स लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल बेसिक क्वेश्चन करा था कूलम्ब्स का, मतलब सिर्फ अप्लीकेशन सीखा था कूलम्ब्स के फार्मूले का, Q1 Q2 बाय RS का। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, मतलब उससे आगे बढ़ने का मतलब उसके एप्लीकेशन पार्ट को और थोड़ा सा समय देते हुए उनके लिमिटेशंस को पढ़ते हुए। लिमिटेशंस मतलब कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कूलम्ब्स की लिमिटेशंस क्या है, कहाँ हम कूलम्ब्स लॉ को लगा सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन कराया था बट 1-2 क्वेश्चन ही कराए थे, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन को और करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्लियरिटी है। जैसे कि मान लो कि एक चार्ज हमें दिया गया है Q1, यह है 4 माइक्रो कूलम्ब, और दूसरा चार्ज यहाँ कहीं दिया हुआ है Q2, यह है 6 माइक्रो कूलम्ब। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो बीच की दूरी दी गई है मान लो 30 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछा जाए फोर्स बताइए, फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे फोर्स किसके कारण, Q2 पे। हम कल बता चुके हैं कि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स को नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कहा था कि हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपली यूज कर लेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए कि अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और नेचर देख लेंगे उसका, इसका नेचर क्या है, Q1 और Q2 दोनों का सेम है, तो ये रिपल्सिव होगा, मतलब इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा। और इसको हमने कहा था F1 ड्यू टू 2, F12 बोला, इसको क्या बोलेंगे, F21 इस तरह से हम F12 और ये F21 दोनों निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ, जैसे कि ये F12 हमें निकालना है क्योंकि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है, और मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पर लगाएगा, ठीक है। तो F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो न्यूटन के तीसरे नियम से बराबर होगा, और ये फार्मूला भी हमने लगाया था, ये जो होगा क्या होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर के बराबर। तो F12 और F21 बराबर होता है, दोनों बराबर होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम इस दोनों के बीच बनने वाले फोर्स को, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो K की वैल्यू को रखेंगे 9 × 10⁹ 9। Q1 कितना है अपना 4 माइक्रो, इस वैल्यू को 4 माइक्रो का मान कितना -6 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो का मान कितना 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मतलब कितना 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 का स्क्वायर, मतलब 0.3 गुने 0.3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पावर हमने हल करना होता है 6 में से जैसे पावर जुड़ जाता है तो 9 में से जुड़ेगा -6 तो बचेगा +3, फिर -6 जुड़ेगा तो बचेगा -3, तो नेट कितना बच जाएगा 10 पर -3 बच जाएगा पावर कट में। अब देखो ये बच गया 9, 2 शून्य यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। इसके साथ अगर गुणा करेगा 2 शून्य से तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -1 बच जाएगा। 9 को 3 दिया 9 काट देंगे, 9 खत्म हो गया। अब बचा कितना 4 और 6 24, 4 और 6 24, 24 में ये 10 पर पावर -1, मतलब ये कितना हो गया 2.4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितने न्यूटन का 2.4 न्यूटन का। ये 2.4 न्यूटन का फोर्स से ये इसको दूर की ओर धक्का देगा और ये वाला उसको दूर की ओर अपने से धक्का देगा, क्योंकि दोनों की जो नेचर है वो सेम है। ये कहानी समझ आई। इस तरह से हम दो चार्जेस के बीच फोर्स को निकालते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए किसी भी दो चार्ज के बीच हमारे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे
इसको सब लोग नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके जस्ट इस सेकेंड के पीछे। फिर आगे क्या है वो आगे है कूलम्ब्स लॉ। इसी का और एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ तो अभी तक हम जो सीख रहे थे वो दो चार्जेज के बीच लगे हैं। समटाइम्स इसमें इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया हम लोग, देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, कह दिया कि दो ब्लॉक है M1 और M2। इस ब्लॉक को M1 कह दिया, दूसरा ब्लॉक मान लो M2 कह दिया। थोड़ा सा स्लाइड में हम मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं, समझे? स्लाइड में तो बहुत ही थोड़ा सा, समझे? उतना टेंशन लेने की बात नहीं। ये M1, सपोज ये इसका मास कुछ भी हो सकता है, ये 2 kg का है, दूसरा M2 मान लो 4 kg का है। दोनों पर एक कूलम्ब का चार्ज लगेगा। कितने कूलम्ब का? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा, इसलिए 1 मिली कूलम्ब का रख दो, MC मतलब मिली कूलम्ब। Q2 इस पे कितना? 1 मिली कूलम्ब का रख दो। दो चार्ज रखा हमने Q1 और Q2, Q1 और Q2। इनके बीच की जो दूरी है उसको ले लेते हैं 1 मीटर। इस दोनों को इनिशियली हमने पकड़ के रखा होगा, 2 kg वाले को और 4 kg वाले को, दोनों को इनिशियली हमने होल्ड करके रखा था ऐसा, जो कि संभव नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, शायद अभी कैलकुलेट नहीं करा हमने। दोनों को पकड़ के रखा और जैसे ही हम छोड़ देंगे दोनों को साइमल्टेनियसली, क्वेश्चन समझना है कि दोनों को पकड़ के रखेंगे और जैसे ही हम छोड़ देंगे तो ये एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगा, ये इधर की ओर उड़ेगा और ये इधर की ओर रिपल्सन के कारण। तुमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। इनिशियल acceleration of masses if they are released simultaneously, अगर वो एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज किया गया हो तो उसका एक्सेलरेशन ये हमें बताना है, समझ गए? तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली निकालने का मतलब है कि हम दोनों पर फोर्स निकालें, और फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये चार्ज और ये चार्ज दिया, उनके बीच का दूरी दिया हुआ, तो हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स कूलम्ब्स का लॉ लगाकर निकालेंगे, Q1 Q2 बाई R²। K का मान कितना? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। Q1 कितना है भाई? Q1 दिया गया, दोनों 1 मिली का है, तो 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ जिन लोगों को नहीं पता वो याद रखें, मिली का मतलब 10⁻²। जैसे माइक्रो का 10⁻⁻6 तो मिली का -3। R² मतलब 1 का स्क्वायर। 3 3 6 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10⁻3। हमने कहा था ना कि बहुत बड़ा फोर्स आएगा, क्योंकि चार्ज हमने बहुत बड़ा ले लिया था। मिली कूलम्ब कोई मामूली चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है मिली कूलम्ब। 10⁻3 9 × 10⁻3 न्यूटन, मतलब 9000 न्यूटन का फोर्स लगेगा इनके बीच। 9000 न्यूटन, ये इस पर 9000 न्यूटन लगाएगा और ये इस पर 9000 न्यूटन। तो एक काम करना, इस मास को बड़ा करना, नहीं तो ये मास तो बुलेट की तरह उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? इसको 200 kg ले लो और इसको 400 kg, अदरवाइज ये मासेस छोड़ते ही बुलेट की तरह उड़ेगा और कोई इसको पकड़ के रख भी नहीं पाएगा, क्योंकि 9000 kg मतलब बहुत हैवी मास, बहुत हैवी फोर्स, 9000। अब देखो एक्सेलरेशन इसका लिखोगे A1 मान लो, इसको लिखोगे क्या मान लो A2। इंडिविजुअली तुम ऐसा लिख सकते हो, यहाँ देखो, इसको यहाँ समझते हैं, ऐसा समझ लो A1 बराबर क्या लिखोगे? A1 पर फोर्स लगेगा 9000 का और मास से डिवाइड कर लो 200 से, कितना हो जाएगा? 9000 में 200 से भाग दो, 200 में खत्म, 10 × 2, तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड। किधर की हो तो किधर की,
इसी तरह से A2 लिखोगे तो A2 सिंपली लिख पाओगे कि A2 होगा 9000 kg मास है, सॉरी फोर्स है, और डिवाइडेड बाय मास है 400। तो जस्ट इसका आधा होगा, इसका आधा होगा मतलब कितना, 4.5 का आधा कितना, 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की ओर, तो इधर की ओर। इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा तुम्हारा एक्सेलरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का के थोड़ा सा मैकेनिज्म। इसी में ये रस्सी बांध कर पूछ सकता था कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगा। जितना समझ आया ठीक है। 12th में इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस बिहार बोर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमने दिखा दिया कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो बना सकते हैं इजीली, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं। ठीक है। इसके बाद देखो कूलम्ब्स लॉ में और क्या क्या है, मतलब एप्लीकेशन और क्या क्या है। जैसे कि हम अभी तक देख रहे थे दो चार्जेस के बीच में, संभवतः ऐसा भी हो सकता है हर जगह दो ही चार्ज जरूरी नहीं है, दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रख दिया और इधर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 माइक्रोकूलम का रख दिया, कितने का, 4 माइक्रोकूलम। और तुमसे इस चार्ज को मान लो A कह दिया, QA, इस चार्ज को कह दिया QB, क्या कह दिया, इधर मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चार्ज QC रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, QC। अगर हम कहें कि A पर नेट फोर्स 0 है, A पर नेट फोर्स 0 है, 0 होने का मतलब है कि नेट फोर्स जो इसके कारण लगेगा और इसके कारण लगेगा, B के कारण A पर, उन दोनों का योग 0 है। तो C का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब चार्ज C कितना होगा। समझ आया? क्वेश्चन ये कहेगा कि फाइंड चार्ज QC if net force on A is 0। अगर A पर नेट फोर्स 0 है तो इसका मान बताइए, C का मान बताइए। अब देखो कि इस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब B अपनी ओर खींचेगा, किसको धक्का देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, B पॉजिटिव, A भी पॉजिटिव, B और B A के बीच क्या होगा, रिपल्सन। B वाला A को अपने से दूर धक्का देगा, किधर धक्का देगा, अपने से दूर। इस वाले चार्ज को इसको अपने से दूर धक्का देना चाहिए, तब भी इसको बैलेंस कर पाएगा। अर्थात ये कैसे स्वभाव का होना चाहिए, प्लस के स्वभाव का। ये इधर की ओर धक्का देगा। अगर इसके द्वारा लगाए गए धक्के को FB कहते हैं और इसके द्वारा लगाए गए धक्के को FC कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट धक्का होना चाहिए, तभी A पर नेट बल क्या होगा, 0। नेट बल A पर 0 लिखा है हमने। नेट बल 0 लिखने का मतलब कि C पर जो बल, C के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, B के द्वारा लगाए गए बल के। और B और A के बीच लगाए गए बल की गणना हम कर सकते हैं KQA, A का चार्ज और B के चार्ज डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी से। तो B पर अगर हम फोर्स की कैलकुलेशन को करेंगे तो C पर पहले लिख लेते हैं। C पर दूरी हमें पता है R, और इसको क्या मान लो R। तो C से A के बीच की दूरी हमें पता है 30 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच की दूरी हमें पता है 20 सेंटीमीटर। तो C पर अगर हम C पर फोर्स ऑन C अगर निकालेंगे, C पर मतलब इस C के द्वारा फोर्स इस पर, तो हम लिखेंगे K इंटू C का चार्ज इंटू A का चार्ज बटे इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 गुने 0.3, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। B पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये लिखेंगे K इंटू QB इंटू QA डिवाइडेड बाई 0.2 गुने 0.2। अब जो कटने वाला है, देखो यहाँ से 0.2 यहाँ से हटाओ, इसके नीचे से इस दोनों से हटाओ, ये दोनों तरफ
तरफ से कट जाएगा, ये दोनों तरफ से कट जाएगा, बचा रहा क्या QC बटे ये दूरी मतलब 0.3 3 किया 9 बटे Q बटे 4। अब देखो हमें निकालना क्या था QB तो पता है QC निकालना, QC बराबर क्या हो गया QB इंटू 9 बटे 4, इसका मान रखो 9 बटे 4। अब QB कितना है, QB है 4 माइक्रो। तो देखो ध्यान से ये कटेगा तो माइक्रो बच जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम। इस पर कितना चार्ज होना चाहिए 9 माइक्रो कूलम का चार्ज होना चाहिए, ताकि इस वाले पर नेट बल क्या हो 0। इसको स्क्रीन को रोककर आप इसको नोट करो, ये 2 का इफेक्ट है। अब देखो इसी से संबंधित आ रहा है इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि 12th में भी सब नहीं पूछा जाता है और कंपटीशन में भी जनरली पूछा जाता है, उसको देखते हैं। इसको इसी से संबंधित है इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको 2 केस करके करेंगे। केस 1, when both charges are positive or both charges are negative or both charges are negative, both charges are negative। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तब, और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो तब, दोनों के सेम है। मतलब इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ चार्जेस आर सेम, नेचर ऑफ चार्जेस आर सेम, जो चार्ज के नेचर है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जैसे कि प्लस Q और प्लस Q चार्ज, या माइनस Q और माइनस Q चार्ज। एक आसान सा क्वेश्चन अगर तुमसे कोई पूछे कि 2 प्लस Q और प्लस Q का चार्ज है, एग्जांपल्स देखो इसके क्या क्या होंगे, पहले इसको समझते हैं कि 2 चार्ज दिया गया है प्लस Q और प्लस Q। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कुछ भी दी गई है, मान लो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं कोई तीसरा चार्ज लगाकर इन 40 सेंटीमीटर के बीच किस पॉइंट पर रखेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, कि उस पर नेट फोर्स 0। अब कोई भी अंदाजा लगाकर कह सकता है कि चूंकि ये दोनों चार्ज बराबर हैं, ये दोनों चार्ज बराबर हैं, तो कोई भी चार्ज को सर बीच में ला के रखेंगे, ताकि इसके द्वारा लगाया गया चार्ज, मान लो हमने Q डैश को लगाया, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इधर दोनों बैलेंस हो जाए सर, और वो नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए। सब लोग यही कहेंगे, क्यों? क्योंकि कहेंगे कि दोनों चार्ज क्या है बराबर। अगर दोनों चार्ज बराबर है, या तो माइनस Q हो या माइनस Q, तुम आसानी से कहोगे इनके बीच कोई भी चार्ज ला के रखे सर किसी भी तरह के नेचर का, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा 0। यहाँ तक जरूर ड्रॉ करेंगे कि अगर कोई भी 2 चार्ज दोनों या तो सिमिलर नेचर के, मतलब प्लस Q इक्वल हो, तो हमेशा मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। दैट मींस कि इन केस ऑफ 2 इक्वल चार्जेस मिड पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सोचना ही नहीं है कि अगर 2 चार्जेस इक्वल दिए गए हैं और उनके मिड पॉइंट, उनके बीच मिड पॉइंट खोजना है, तो इक्वली हम दोनों तरफ से सेम बीच में चले जाएंगे, वो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट। तो अगर ऐसा सीन कहीं दिया हुआ है
तो हम इजीली कहेंगे कि मीन पॉइंट जो होगा, मीन पॉइंट will be इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन पॉइंट हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कब? when both charges have same magnitude। when both charges have same magnitude। सेम मैग्नीट्यूड, क्लियर? तो दोनों चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट उनके बीच में, क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया एक और क्वेश्चन हम इसी से कर दें कि मान लो 20 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर यहाँ -20 माइक्रोकूलम और यहाँ भी -20 माइक्रोकूलम है। पूछेगा तीसरे चार्ज को कहाँ रखना चाहिए, तो हम कहेंगे इधर से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा कोई भी चार्ज आप लगा रखिए, उस पर नेट फोर्स 0। क्लियर? यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब दूसरा हम बात करते हैं, इनको स्क्रीन को रोक कर, ठीक है, आप लोग सभी नोट करें। इस केस के लिए आगे देखो, दूसरा सिचुएशन समझते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल ले कि अगर मान लो एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इधर नहीं 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, नेचर सेम है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस है। हमें बताया गया कि ये दूरी 40 सेंटीमीटर है, इनके बीच एक पॉइंट पता करना है जहां पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए सर इसके बीच में तो नहीं होगा, क्यों? बीच में अगर हम लेते हैं तो ये चार्ज कोई बराबर होना चाहिए, तभी तो इनके द्वारा लगाया गया बल और इनके द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज है सर, तो इधर वाले में होना चाहिए क्योंकि दूरी कम होगा, इधर वाले पे अगर हम इक्विलिब्रियम लेते हैं तो दूरी कम है तो ये बहुत तेज फोर्स लगा, इसका तो दूरी भी बढ़ गया चलेगा, मैग्नीट्यूड भी छोटा, तो ये तो 0 नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है सर कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जब भी होगा तो किधर की ओर होगा सर? छोटे वाले चार्ज की ओर। तो एक कंक्लूजन ये मिला कि जब दोनों सेम नेचर का चार्ज होगा तो इक्विलिब्रियम बीच में तो मिलेगा ही, साथ ही सॉरी उन दोनों के बीच मतलब कहीं भी होगा उस लाइन पर, और साथ ही साथ ये कंक्लूजन मिला हमेशा छोटे वाले चार्ज की ओर। किधर होगा? छोटे वाले चार्ज की ओर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे एग्जैक्टली, तो वो मैथमेटिक्स हमको सिखाना है, वो देखो। ये तो हेडिंग नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। जैसे मान लो ये किसी सिचुएशन में तुम्हें ये Q1 दिया गया, दूसरा Q2 दिया गया, दोनों सेम साइन है, इसके बीच की दूरी R0 दी गई। इसको फॉर्मूला वाइज याद करिए। मान लो हमने कहा कि Q2 हमारा छोटा है Q1 के मैग्नीट्यूड, Q2 हमारा छोटा है Q1 के मैग्नीट्यूड, एंड Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन, Q1 एंड Q2 हैज सेम साइन, दोनों का साइन भी सेम है। ये दोनों इंफॉर्मेशन थी। अब मान लो कि हमने इनके बीच कहाँ रखा, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा, वटेवर यू पॉइंट, प्लस माइनस स्मॉल q। तो ये दूरी हमारा यहाँ से ये दूरी को हम r1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और इस दूरी को क्या मान लेंगे, r2। हमें याद क्या रखना होगा, इसका मतलब इस वाले पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F नेट ऑन Q प्लस माइनस Q जो भी रखेंगे उस पर क्या होना चाहिए, 0। उस पर नेट फोर्स अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 इंटू प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यही अलाउ करता है लिखने के लिए। अब आगे देखो, इसको
इसको बराबर में k इंटू Q2 इंटू प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, सही है। k से k खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब एक बात समझ आया कि R2 बटे R1 जब भी लिखेंगे R2 बटे R1, इसको इधर ला लिया, इसको उधर ले लो, ये हो जाएगा Q2 बटे Q1, इसका ये होल स्क्वायर। अब देखो ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, हमेशा ऐसा रहेगा कि ये दोनों रूट के प्रोपोर्शन होंगे, इनकी दूरी। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी एक को निकालना चाहते हो तो R2 को अगर R1 के टर्म में लाएगा, R0 के टर्म में, तो तुम R2 को ये लिख सकता है R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 बराबर रूट अंडर ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ Q1, और बाकी सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करने का। याद रखने के लिए ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन ये याद रखो, R2 बाई R1 माइन बराबर होगा रूट Q2 बाई Q1। अब यहाँ के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ये तुम्हें याद है, यहाँ तक लगाने आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट खोजना कोई खास बात नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो हम अभी एग्जांपल करा के दिखाते हैं। यहाँ स्क्रीन को पॉज करेंगे, इसको स्टार मार्क करेंगे कि R1 R2 जो होता है, R2 बाई R1 वो रूट अंडर Q2 बाई Q1 के बराबर होता है। चार्ज जैसे यहाँ R2 दूरी है Q2 से और R1 Q1 से दूरी है, ये लिख रहे हैं कि R2 Q2 से दूरी है और R1 Q1 से दूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करने बोले अभी किसी दो पॉइंट के बीच, चार्ज के बीच, तो वो कैसे बनेगा? जैसे ये मान लो 16 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, Q2 ये है Q1, इसके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। हमें पता करना है इनके बीच इक्विलिब्रियम, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन A एंड B, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट in between A and B, in between A and B, A और B के बीच इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करें। A और B के बीच इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम पता करते हैं तो देखो मान लो यहाँ से ये दूरी x1 है, R1 मान लेते हैं, इस चार्ज को Q1 माना, इस इक्विलिब्रियम के R1 माना, उधर से दूरी को क्या माना R2। देखो R1 बाई R2 बराबर R1 बाई R2 बराबर क्या लिखो, ये रहा R1, ये रहा R2, ठीक है। R1 बाई R2 हमने अगर रिलेशन निकाला कि रूट अंडर ऑफ चार्जेज के रेशियो के क्यूब के बराबर, Q1 बाई Q1 तो हमारा कितना है 16 और Q2 कितना है 4 माइक्रो। इस पर रूट डालो, इसको काटो, माइक्रोकूलम कटेगा, ये सब बचेगा 4 और ये कट के क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने कहा कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल चार्ज में से R2 को रिप्लेस करो। जैसे R1 तो तुमने रखा ही, R2 को क्या रखो 20 सेंटीमीटर टोटल में से R1 का डालो, ये बराबर कितना हो गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो R1 आ जाएगा। R1 बटे इसको मल्टीप्लाई करो, उधर जाकर ये कितना आएगा 40 माइनस 2R1, इसको इधर भेजोगे क्या आ जाएगा 3R1 बराबर 40, तो तुमको मिलने वाला है 3R1 बराबर 40 सेंटीमीटर। R1 निकल कर आएगा 40 बटे 3 सेंटीमीटर, ये दूरी आ गई R1। अब अगर R2 की बात करो ना तो R2 बराबर कितना होगा, R2 निकालोगे तो देखो टोटल 20 में से कितना घटाओगे 40 बाई 3 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20 बटे 3। ये कहाँ से लिखा है फ्रॉम B से। इस तरह से तुम इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी दो चार्ज के बीच निकाल सकते हो आसानी से। याद ये रखना है ये रेशियो कि जो दूरी का रेशियो होता है वो चार्ज के रूट के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
अगले पॉइंट, इससे संबंधित क्वेश्चंस करना, अगर कोई भी इशू होता है तो वो पूछना। दूसरा केस है कि अगर दोनों चार्ज के नेचर सेम नहीं है, इसका जो दूसरा इक्विलिब्रियम से संबंधित केस है, when both charges are of when both charges has opposite nature, दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होगा? ऑपोजिट। दोनों का अगर नेचर ऑपोजिट है, देखो तो मान लो कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, जब ऐसा दिया हुआ है जैसे ये Q1 है, ये Q2, और ये जो दूरी है ये R0 है उनके पीछे, और यहाँ पर एक चीज ये है, अब मान लो किसी एक को पॉजिटिव, मान लो ये प्लस है तो ये माइनस, एक इंफॉर्मेशन लेकिन दिया हुआ होना चाहिए, जैसे कि मान लो Q2 छोटा है हमारा, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे Q2 इज लेस देन Q1। तो यहाँ याद ये रखेंगे कि जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो छोटे वाले चार्ज के लिए, तो ये याद रखेंगे, जब भी इक्विलिब्रियम मिलेगा तो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब भी इक्विलिब्रियम मिलेगा तो स्मॉलर चार्ज के क्या होगा? नजदीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो ये वाला दूसरा कॉन्सेप्ट है कि चार्ज बीच में तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बीच कुछ भी रखो, देखो ये प्लस वाला अगर दूर की ओर धक्का देगा तो माइनस अपनी ओर, तो बीच में नहीं मिलेगा, आउटसाइड द चार्ज। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट विल लाई आउटसाइड द चार्ज, चार्जेज के बाहर में। कहाँ मिलेगा? चार्जेज के बाहर। क्लियर है? अब ये इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज एक प्लस है और एक माइनस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं भी मिलेगा तो छोटे वाले चार्ज के नजदीक, और छोटा मतलब मैग्नीट्यूड बाय छोटा, ये समझना, माइनस साइन बाय नहीं, मैग्नीट्यूड लगाना आवश्यक। तो याद ही रख लेंगे कि उधर की ओर मिलेगा। अब मान लो तुम्हारा R2 छोटा है तो इसको तुम R2 मानेगा, और अगेन ये दूरी तुम क्या मानेगा? यहाँ से R1 मानेगा। एंड इन दिस सिचुएशन आल्सो तुम्हारा जो वैल्यू था अभी जस्ट वो वाला अभी भी वैल्यू है, जैसे हमने लिखा ना R1/R2 हमेशा रूट अंडर ऑफ चार्ज की रेशियो के रूट के बराबर, ये अभी भी वैल्यू है, दिस इज स्टिल वैल्यू। बट आपको एक आइडिया बस लगाना होगा कि R1 को जब भी रिप्लेस करोगे ना R0 प्लस R2 में, समझ आया? जैसे अब जो R1 होगा तुम्हारा ये किसके बराबर लिखा जा सकता है? R0 प्लस R2 के बराबर, इसमें प्लस साइन के साथ रिप्लेस। सिचुएशन अभी भी वही है जो आपको उसमें था, याद करना है। रिजल्ट डेराइव मतलब रिजल्ट यही है, बस जब भी प्लस माइनस साइन में फंसो ना तो ये ध्यान रखो कि जिसकी ओर चार्ज का इक्विलिब्रियम हम पता कर रहे हैं, चार्ज के इक्विलिब्रियम पता कर रहे हैं, उस दूरी को बीच वाले दूरी के साथ जोड़कर रिप्रेजेंट करें। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो साइन और क्लियर होगा। ये तो समझ आ गया कि हमारा जो है वही सेम रिजल्ट यहाँ भी वैलिड होता है। जैसे अगर मान लो हम एक क्वेश्चन कराएं इस पर कि एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और इधर कहीं -8 माइक्रोकूलम का चार्ज, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा जाए कोई पॉइंट P, जो कि हमें पता है पहले इक्विलिब्रियम इनके आउटसाइड होगा इस लाइन पे, तो वो पॉइंट P की दूरी पता करनी है, कितनी होगी इक्विलिब्रियम। मान लिया ये दूरी तुमने मान लिया R है या R डैश है, और ये दूरी कितना हो गया फिर 20 प्लस R डैश हो गया। अब देखो डायरेक्ट मेथड हम करेंगे, चार्ज का जो दूरी लिखेंगे वो वाला चार्ज लिखेंगे, जैसे R1 डैश
आर डैश, और नीचे क्या लिखा 20 प्लस चार्ज के रूट रेशियो से लिख लो। आर डैश लिया तो ये चार्ज रखेंगे ऊपर, ये वाला लिया तो ये रखेंगे ऊपर, नीचे माइक्रो खत्म, ये हो गया 1/4, क्या हो गया 1/4। अब देखो ये जो लिखोगे, ये लिखोगे आर डैश डिवाइडेड बाय 20 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 1/4 का रूट निकालोगे तो ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2r डैश बराबर 20 प्लस r डैश। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा r डैश बराबर हो जाएगा 20। इस तरह से हमने r डैश निकाला कि ये दूरी यहाँ से कितनी होनी चाहिए 20। बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चंस को करते आसान लगा होगा ये क्वेश्चन, अगर तुम्हें तरीका पता हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो इसको नोट कर लेना है, और इसी से बेस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कहीं भी पूछे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट का 0। अब इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम के बाद हम लोग करने वाले हैं इसमें, ये तो कॉलम्स का दो चार्जेस के बीच इक्विलिब्रियम खोजना हमें सीखेंगे। इसी में हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम के बाद किसी भी चार्जेस पर नेट फोर्स कितना होगा, और 2-3 स्टैंडर्ड सीखेंगे जो कि 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर, और बेसिक फाउंडेशन के लिए भी ज़रूरी है, मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्व करने के पर्पज से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक साइड है जिसके सभी कॉर्नर इक्विलेटरल ट्रायंगल है समझो, जिसकी सभी कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज है, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, सभी कॉर्नर आइडेंटिकल होंगे क्योंकि चार्ज भी सभी कॉर्नर्स पर सेम लगने हैं, और जो है इक्विलेटरल उनसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट फोर्स on Q due to charges, all other charges. Due to all other charges. नेट चार्ज बताना है बाकी सभी चार्जेस के द्वारा। Find the net force due to Q due to all other charges. या ऐसे समझेंगे फोर्स ऑन Q, किसी भी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस के द्वारा नेट फोर्स। इसमें थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो क्या यूज होगा। जैसे किसी भी एक चार्ज को मान लो हमने इसको पकड़ लिया, तो ये वाला चार्ज अपने से दूर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इधर की ओर F, और ये वाला चार्ज अपने से दूर इधर की ओर फोर्स लगाएगा F। क्यों दोनों को F कहा? क्योंकि चार्ज का पेयर सेम है, दूरी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा। और लिख करके देख लेते हैं, ये होगा k q into q by a square, ये वाला भी होगा k into q by a square। आया समझ? इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा k q square by a square, ये भी हो जाएगा k q square by a square। अब देखो दो फोर्स, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 तो ये भी 60। अब देखो कि अगर ये 60 है ये भी 60 है, तो ये F और ये भी F, तो इनके बीचों बीच कहीं ना कहीं फोर्स जाएगा रिजल्ट में। अगर किसी को वेक्टर में ऐसा रिजल्ट पता हो कि दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं और उनके बीच का थीटा है एंगल, जैसे अगर दो वेक्टर बराबर हैं F और F, तो रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पर जाता है 2f cos थीटा बाई 2 से लिखा जाता है। ये याद हो किसी को तो वो डायरेक्टली करेगा इस वाले को। किसी को और डायरेक्ट याद हो इससे हटके कि अगर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो और बराबर हो, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली √3 टाइम्स ऑफ किसी एक के बराबर हो, तो वो इजीली लिखेगा इसका रिजल्टेंट। वो बोलेगा डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं सर एफ नेट बराबर जो होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो √3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये एंगल 60 है
√3 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर में a स्क्वायर होगा सर। ये इसमें कोई दाग की बात नहीं है या कुछ भी सोचना नहीं। समझ आया? इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को कहा कि सुपरपोजिशन ऑफ टू फोर्स। कूलम्ब्स लॉ का जो रिजल्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा ना दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। तो हमने दो वेक्टर्स को जोड़ लिया, दोनों फोर्सेस को। किसी भी चार्ज पर अनगिनत चार्जेस के इफेक्ट को वेक्टरली जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इसको स्क्रीन ऑफ कर सब लोग नोट करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है वो, इसी तरह से अगर स्क्वायर के कॉर्नर पर दे दे समटाइम्स, जैसे यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम तुमको दिखा देते हैं जो कि हर तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई, बिहार बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी एक पर अगर स्क्वायर की सभी कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं और किसी एक पर नहीं, इस बार जो फोर्स निकालेंगे तो पहले इसके द्वारा निकालेंगे जो होगा के क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर, फिर इसके द्वारा इधर की निकालेंगे के क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर। ये दूरी कितना होता है √2। इसके द्वारा निकालेंगे के क्यू स्क्वायर में √2a का स्क्वायर। तीनों फोर्स को जोड़ो वेक्टर, तीनों को अगर जोड़ोगे तो पहले इस दोनों को जोड़ो क्योंकि ये दोनों बराबर है। के क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर जो है वो बराबर है, पहले इसको के क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर इधर और एक के क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर इधर। इस दोनों के बीचों बीच इधर कहीं जाएगा इस दोनों का रिजल्ट। ये भी तुमको पता है कि या तो रूट वाला मेथड यूज करेंगे, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए का। समझे? इसको सॉल्व करेगा √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मान, ये इस दोनों का रिजल्ट रहा जिसको मान लो कि F1 और इसको F2 नाम दिया। ये होगा F1 प्लस F2 का रिजल्ट। F3 देखो, और चूंकि दोनों बराबर हैं तो कहाँ पे जाएगा बाइसेक्टर, मतलब 45। एक वेक्टर देखो ये F3 पहले से वहाँ टिका हुआ, तो नेट कितना होगा F3 तो पहले से है और साथ ही साथ ये वाला √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। F3 का मान देखो, F3 होगा के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा 1/2 प्लस √2, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को, दो क्वेश्चन हमने इस तरह पे आधारित किया। तीसरा है इस पर रिलेटेड की, इसको फिर से पॉज करके स्क्रीन को नोट करो। अब नेट फोर्स हम अलग चार्जेस के द्वारा हमने दिखा दिया, ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया, इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम भी सीख लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आगे देखो, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस का मतलब कूलम्ब्स लॉ की औकात कहाँ कहाँ है, हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं किस सिचुएशंस में। कूलम्ब्स लॉ की क्षमता है। पहला लिमिटेशन ये 12th में बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है कि बताइए लिमिटेशन क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन निकालने के लिए हम सिंपली कहेंगे फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है कि जब भी हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान होता है कि ये दोनों चार्ज जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट्स है डेफिनेशन के में। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस।
इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? पॉइंट चार्ज। इसके लिए एप्लीकेबल होगा पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट, जैसे ये दोनों किसके लिए है? पॉइंट चार्ज है तो लगा दी, नहीं है तो नहीं लगा। जैसे ऐसा नहीं कि एक डिस्क पर चार्ज है Q और दूसरा इधर स्फीयर पे चार्ज है Q2। डिस्क और स्फीयर के बीच की दूरी दी है, इनके बीच फोर्स निकालने के लिए लगा दिया कूलम्ब्स लॉ। ले ये सब चौपट में है, ऐसा संबंध नहीं है। वी कैन नॉट राइट बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। दूसरा कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, और दूसरा तभी आप लगा सकते हो जब उनके बीच का मीडियम सेम। तो ये दूसरा लिमिटेशन भी लिख लो, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल when medium between the charges are same। जब चार्जेज के बीच का मीडियम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे Q1 Q2 इनके बीच हवा भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है ना, एयर है, तो लगा लो कूलम्ब्स लॉ। या कोई मीडियम है, अब इसमें आधा में लोहा भरा हुआ है, आधा में आयरन है, मतलब सॉरी आधा में एल्युमिनियम भरा हुआ, आधा में कुछ और लकड़ी भरा हुआ। ऐसे मीडियम्स के केस में Q1 Q2/r² नहीं लगाया जा सकता है। ये बात, ये दो लिमिटेशंस है कूलम्ब्स का, याद रखना। दूसरा चीज और ये पॉइंट याद रखने जो कि लिमिटेशन नहीं है, इसको जरूर नोट कर लेना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में समटाइम पूछा जाता है, सीबीएसई में भी और बिहार में। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के फोर्स के नेचर के बारे में। जैसे कूलम्ब्स फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज सेंट्रल, इट इज अ सेंट्रल फोर्स and it obey inverse square। ये एक सेंट्रल फोर्स है और ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, वो प्रॉपर्टी क्या है? It is conservative. It is ये कैसा फोर्स है? It is conservative force. It is conservative force. ये कैसा फोर्स है? Conservative। तो कूलम्ब्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर। कूलम्ब्स के बारे में ये प्रॉपर्टी है, तुम लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो पढ़ा दी गई। अब थोड़ा सा बस लास्ट पॉइंट टॉपिक रह गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इस दोनों को नोट कर लो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक वेक्टर रूप दे देना है, वेक्टर फॉर्म दे देना है। जो फॉर्म हमने पढ़ा ना Q1 Q2/r², उसी का वेक्टर रूप देना है, ताकि हमें अब कूलम्ब्स लॉ जो है फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी देंगे। जैसे मान लो कहीं भी कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है, दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है, हमें उनके पोजीशन वेक्टर की जानकारी है Q1 और Q2 की, R1 और R2 से। हमें इसके नेचर के बारे में जानना है, तो हम डायरेक्टली इनके बीच लगने वाले फोर्सेस को वेक्टर ले लेते हैं। जैसे अगर हमें फोर्स ऑन 2 पूछा जाए 1 के द्वारा, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाय, अब यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे,
इनके बीच की दूरी को जब भी निकालेंगे हम वेक्टर के फॉर्म में, तो देखो ये बीच की दूरी जब भी निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही तरह निकालेंगे। देखो ये r2 ये r1, ये जब भी होगा तो r2 माइनस r1 का ही मॉड होगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए, r2 माइनस r1 का मॉड। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, इसको स्क्वायर और इसी के साथ जैसे अगर हम मान लो इसके साथ अगर वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, r2 माइनस r1 वेक्टर का डिवाइडेड बाई फिर से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मतलब थोड़ा गंदा हो गया, आगे बढ़ना चाहिए है ना। अगर मान लो हमने इस पे लिखा, इस पर फोर्स लिखना है तो ये डायरेक्शन होगा 1 से 2 की ओर, ये वाला, समझे। तो ये डायरेक्शन होगा, तो हम जब भी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो हम सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो हम ध्यान देते हैं q1 q2 डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा क्यूब, इसको याद ही रखो अगर समस्या है। वेक्टर ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का। इसी तरह यहाँ 2, देखो यहाँ 2 रखा है तो हर जगह 2 ऑर्डर पहले आया है। इसी तरह अगर 1 रखेगा ना पहले, तो हर जगह क्या आना चाहिए, पहले 1 आना चाहिए। यहाँ क्यूब r1 माइनस r2, दैट्स द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। देखो अब इसको लोग सिंपलीफाई करके और आसान तरीकों से लिखते हैं। सिंपलीफाई करके क्या लिखते हैं, जैसे कि अगर सिंपल सा f वेक्टर लिखा है तो तुम लिखेगा k q into q डिवाइडेड बाय r q into r, ठीक है। ऊपर नीचे r से गुना करके डायरेक्शन दे दिया। फिर अगर लिखना है और दूसरे फॉर्म तो k q into q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर into r, r वेक्टर मतलब r। ये सभी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, इस दोनों को याद रखना है। अगर कभी सिर्फ थियोरेटिकल पूछा जाए, जैसे कि 12th में थियोरेटिकल एक बार पूछा है, तो इन सभी फॉर्म्स को याद रखना है। ये है यूनिट वेक्टर के फॉर्म। अगर यहाँ स्क्वायर ही रहता है तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगेगा, अगर यहाँ क्यूब आ जाता है तो यहाँ वेक्टर लगेगा। और यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से कर दिया है तो 2 1 के बाद यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 1 2 के बाद 1 माइनस 2 कर देना है। दैट्स द simple concept about the vector form of Coulomb. It is vector form of Coulomb. इस पर इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं कि अगर और ज़्यादा इस पर रिसर्च करेंगे तो ये शायद वेक्टर फॉर्म और ज़्यादा कंफ्यूज है। इसको रट लेना है और रट के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है इजीली तुम्हें आंसर मिलेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ हमारा खत्म। कूलम्ब्स लॉ के बाद हमारे पास अब है पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले क्लास में जो हम लोग पिछले लेक्चर में करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैंड फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ का अध्ययन हो गया। अगली क्लास में तब तक आप क्या करेंगे, इस तीनों लेक्चर्स को देखकर तैयार करके रखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए आपको अगर कोई बुक है आपके पास तो उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट में बताएंगे कि कैसा आपको लगा लेक्चर, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी बच्चे जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हों, 11th 12th के लिए तैयारी कर रहे हों किसी भी बोर्ड से, क्योंकि हमने सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कवर किया है, तो उस हिसाब से कि सभी का काम चले अच्छे से, ठीक है। तो वैसे जितने भी ज़रूरतमंद वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने कैसा वीडियो बनाया है या आपको ये हेल्पफुल था या नहीं, ठीक है। ओके, एंड ऑफलाइन सेंटर बिग क्लासेस का ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उन नंबर्स पे कॉल करें, ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।